Hi guys, welcome to lecture number 21. So the agenda for today is we'll be starting a new reading. This is from unit number 3 and the name of the reading is Demographic Deposit, Dividend and Debt. Demographic deposit, demographic dividend and demographic debt. ये तीनों चीजों का मीनिंग क्या है और इंडिया पर्सपेक्टिव से what do we understand? That is what we have to do today. And this reading is by Sonalde Desai. So let's get started. तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब भी हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इज इट गोइंग टू बी अ बर्डन फॉर अस और इज इट गोइंग टू बी लाइक अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस? व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर गोइंग टू बी इन? दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो हिस्टोरिकली जो अलग अलग लोगों ने अपनी थियरीज बताई हैं, जो हम लोग देखेंगे भी कि किसने क्या क्या बोला है। तो पॉपुलेशन वाज टिपिकली हिस्टोरिकली हैज बीन सीन लाइक अ थ्रेट फॉर अस, कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। सो जो रिसोर्सेज हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, जिसकी वजह से पॉवर्टी होगी एंड देन फेमाइंस होंगी एंड ऑल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस वी आर गोइंग टू सी। सो इस तरीके की ओपिनियंस या मॉडल्स रहे हैं, ठीक है। But धीरे धीरे later on there were academicians who started talking about other aspects as well, कि population को एक opportunity के तरीके से भी देखा जा सकता है। And that is when they started talking about the concept of demographic dividend. So ये पूरी चीजें पिक्चर में किस तरीके से फिट बैठती हैं, these things we have to study. And also we have to focus on the India context, कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से what is the current situation, क्या हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन में हैं, वो कब तक रहेगा, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, अगर उनके बारे में ध्यान ना दिया जाए तो वो हमारे लिए एक डिजास्टर की सिचुएशन बन सकती है। ऑल दिस एनालिसिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो द मेन एजेंडा फॉर दिस विल बी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। That is the first thing. Second thing will be, is it opportunity for us or is it going to hurt us? ठीक है। So how can it help? How can it help or hurt the economy? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया का स्टेटस क्या है इस सिचुएशन में? इंडियाज करंट स्टेटस। अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसी क्या पॉलिसीज हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका अगर हम लोग ध्यान रखें तो इस सिचुएशन का हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। सो हाउ टू, व्हाट टू डू टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। एंड अवॉइड बीइंग इन अ सिचुएशन ऑफ अ डेमोग्राफिक डिजास्टर, या फिर आप कह सकते हो डेमोग्राफिक डेट। अवॉइड डेमोग्राफिक डिजास्टर स्लैश डेमोग्राफिक डेट। तो ये सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो ये मेन डिस्कशन पॉइंट्स रहेंगे हमारे। सो बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स लुक एट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। Throughout the history, who were the people who've talked about multiple things? What have been their perspective regarding this issue? तो सबसे पहला पॉपुलेशन के मुद्दे पे तो जिनका नाम आता है वो माल्थस हैं। सो माल्थस, माल्थस, what was the conclusion by Malthus? So उनके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट्स अ थ्रेट फॉर अस। पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअली क्या करेगी, जो फूड और रिसोर्सेज हैं उस पे काफी बर्डन क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से पॉवर्टी होगी। सो इट्स बेसिकली अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर अस, ठीक है। सो उनका मेन डिस्कशन क्या था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, इट वुड आउटपेस, मतलब ये ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी देन द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोडक्शन। द फूड
and resources leading to poverty. तो ऑल्दो इन्होंने इंडिया पे कभी स्टडी नहीं करी, बट जो मेजोरिटी कॉलोनियल थॉट्स थे रिगार्डिंग पॉपुलेशन को किस तरीके से देखा जा रहा था, दैट वर शेप्ड बाय माल्थस, ठीक है। सेकेंडली, देयर वर डिस्कशंस बाय कोएल एंड हूवर around 1958. So they studied India and Pakistan, and the main conclusion that they said was the rapid population growth जो है, अगर population growth बहुत rapid rate से हो रही है, so it's going to create a lot of unemployment and it's going to hamper the development process, ठीक है। So what was the conclusion? That rapid population growth, it will worsen unemployment, ठीक है, and it will strain develop, ठीक है। So this is another discussion. Coming to the next point, we've all, so like by now you had done your semester 5 courses on not Indian, economic growth and business cycle. So there we studied solo growth model, Solo's growth model. So we've studied the growth model. तो सोलो ग्रोथ मॉडल के हिसाब से हमारा कंक्लूजन क्या रहा है? सो हमने पढ़ा है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ फास्टर है एज कंपेयर टू व्हाट द कैपिटल ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दैट, तो क्या होगा? आउटपुट पर पर्सन, आउटपुट पर कैपिटा जो है दैट इज गोइंग टू फॉल, ठीक है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम देयर? दैट इफ पॉपुलेशन ग्रो grows faster than capital, basically your machine, buildings, all the machineries, equipments, all of that, अगर population growth faster है, so then your output per capita is going to fall, ठीक है। And then later on came people like Bossop and Kuznets. They for the first time they started offering some contrasting view, कि थोड़ा सा तो contrasting view है कि चलो ठीक है, population को एक opportunity की तरीके से भी देखा जा सकता है। So what did they suggest? They said that जो population pressures हैं, population pressures, it can lead to innovation, it can lead to, मतलब pressure होगा, necessity is the mother of invention, basically that logic. So if you have a population pressure, so it will lead you to think innovatively, to make sure your production process improves, make sure you're able to feed the people, all these kind of things, ठीक है। better farming techniques, and social change. So they, for the first time, they start talking about the, like what could be the potential positive aspects of population growth. Uske pehle we were seeing that okay, it's being seen as a in the negative light, but uh, there was another view also that iski wajah se innovation भी possible है. So it can actually potentially be a positive thing. ठीक है. So so again, contrasting views the. Some people say that it is basically a strain on the resources. Some people say that it can potentially be a beneficial thing for us as well. So अब now that we've seen what were the opinions of different people at different points in time, now let's try and understand what is the डिस्कशन एट हैंड। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेट है, डिपॉजिट्स है, ये सब टर्म्स का मतलब क्या होता है, कितने तरीके के डेमोग्राफिक डिविडेंड्स होते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग किस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी रेज इज व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? ये होता क्या है? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत सिंपल सा टर्म है।
व्हाट डज इट मीन? लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन फर्स्ट। तो इसका मतलब यह है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट that is arising, why? Because there is a higher proportion of working age population that you have in your country. That is demographic dividend. ठीक है? So the economic benefit arising from what? From a higher proportion of working age population, हायर प्रपोर्शन है तो मतलब डेफिनेटली तुम किसी और चीज से कंपेयर कर रहे हो. सो वी आर कंपेयरिंग इट विद द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल हु आर डिपेंडेंट. सो आइदर वेरी एल्डरली पीपल और द किड्स. ठीक है? कंपेयर टू डिपेंडेंट्स. कंपेयर टू डिपेंडेंट्स. डिपेंडेंट्स में कौन कौन आ गए? चिल्ड्रन एंड एल्डरली. एंड प्लीज नोट, ये जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, typically it is from the age of 16 to not 16, from 15 to 64. इस तरीके से हम लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि अगर आपकी इकोनॉमी में जो डिपेंडेंट्स हैं और एक वर्किंग एज पॉपुलेशन है, तो अगर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज हायर एज कंपेयर टू द डिपेंडेंट्स, तो दैट is basically referred to as the presence of demographic dividend basically. तो देखो, अगर आप एज स्ट्रक्चर को अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, तो लेट्स से जीरो से लेके ऑन एन एवरेज 100 years. फॉर एग्जाम्पल, एवरेज 100 years इज एक्चुअली टू मच. लेट्स से ऑन एन एवरेज दिस इज अबाउट 70-80 years सपोज. चलो 80 मान लो. लेट्स नॉट मेक इट वेरी स्केरी. ठीक है? ओके. सो आप यहाँ पे, so here you are a kid, and then you reach this age, and then in this particular age bracket, this is your working age population. इसमें आप काम करते हो, you work, you study, you save, you invest, बहुत सारी चीजें होती हैं. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डिपेंडेंट हो. somebody else is taking care of you. एंड इस पॉइंट पे आने के बाद भी, बिकॉज यू नो, धीरे धीरे your body starts degrading, you are not able to work that much, so here also you are dependent, you need a lot of medical care, you need assistance from other people, so here also you are dependent. ठीक है? तो अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस एज ब्रैकेट में अगर आ रही है, तो मतलब क्या है? देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रेडी टू वर्क. बहुत सारे लोग हैं जो काम कर सकते हैं. और बहुत सारे लोग हैं, अगर काम कर रहे हैं तो कमा भी रहे होंगे, तो सेव भी कर रहे होंगे, तो इकोनॉमी में सेविंग रेट भी ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है. ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग इनटू पिक्चर. ठीक है? तो ये इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी के लिए एक पॉजिटिव बात मानी जाती है, राइट? लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन हमेशा इसी ब्रैकेट में रहेगी. जो बच्चा आज के दिन 15 साल का है, वो कल 20 साल का भी होगा, फिर 25 का भी होगा. तो ये जो पूरा प्रपोर्शन है, या ये जो पूरा कर्व है, ये शिफ्ट होता रहेगा, राइट? कि अगर आज के दिन आपको लग रहा है कि भाई वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, विच इज द केस, यस इट इज. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मान लो आज के दिन ऐसा है, तो ये कल को इस इधर भी तो शिफ्ट होगा ना. देर विल बी मोर पीपल हु विल बिकमिंग, जो एज कर रहे हैं और फिर वो डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं. तो वो आगे जाके फ्यूचर में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी बन सकती है, अगर उसको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए, राइट? तो अब हम फोकस करेंगे कि व्हाट डज इट मीन, ये किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है इकोनॉमी के लिए, कब ये डिजास्टर बन जाता है हमारे लिए, ऑल ऑफ दैट. ठीक है? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेसिक मतलब ये है कि प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज हायर एज कम्पेयर टू द डिपेंडेंट्स दैट यू हैव. ठीक है? सो अगर आपके वर्किंग एज पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा लोग हैं, सो देयर विल बी मोर एंड मोर पीपल विल बी वर्किंग, एंड देन फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल टू सपोर्ट. तो यहाँ पे कम लोग हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है, और यहाँ पे काम करने वाले लोग ज्यादा हैं. ठीक है? टू सपोर्ट द फैमिलीज, टू सपोर्ट द एल्डर्स. सो व्हाट रियली हैपेंस इज कि ये जो लोग हैं, पहली बात तो वर्किंग एज में है, ज्यादा काम भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे होंगे, सेव भी कर रहे होंगे, इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी. ये पूरी लूप है. ठीक है?
सो जब ये लोग और ये लोग इनका प्रपोर्शन कम होता है, तो सरकार भी क्या कर सकती है, सरकार को एक्चुअली सबको ही देखना है। ठीक है। तो अगर ये प्रपोर्शन कम है तो गवर्नमेंट भी सोच सकती है कि भाई हम एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे इनोवेशन बढ़ेगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरलिंक। ठीक है। तो अब डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हम लोग समझ गए हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं। इसमें भी स्टेजेस होती हैं, इट्स नॉट अ सिंगल थिंग दैट वी हैव। ठीक है। तो सबसे पहले ना, दो तरीके के डेमोग्राफिक डिविडेंड होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है। सबसे पहला, द फर्स्ट वन, इसका नाम भी हम लोग फर्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ही बोलते हैं, नॉट वेरी सरप्राइजिंग नेम, फर्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये कब होता है? सो दिस हैपेंस जब फर्टिलिटी रेट फॉल करता है। ठीक है। जब इकोनॉमी में फर्टिलिटी रेट फॉल करता है तो वी सी फर्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब दिस हैपेंस व्हेन फर्टिलिटी रेट फॉल्स, फर्टिलिटी रेट फॉल करता है। तो फर्टिलिटी रेट फॉल करने का मतलब है कि ऑन एन एवरेज द नंबर ऑफ किड्स दैट अ फीमेल इज गोइंग टू हैव इन हर लाइफ स्पैन दैट फॉल्स, तो लेसर नंबर ऑफ किड्स विल बी देयर। ठीक है। सो देर विल बी फ्यूअर नंबर ऑफ kids to support, while what is happening, while working age population is large. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस। सो पहले ही तुम्हारी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, सो टिपिकली इफ at the first step fertility rate is falling, so then there are lesser number of kids that people are having. So ये ये जो पूल है, इनके जो आने वाली जनरेशन है, ये दिस अमाउंट, दिस नंबर इज गोइंग डाउन। सो इफ दिस नंबर इज गोइंग डाउन, एक तरीके से जो नंबर ऑफ पीपल है जो तुमको सपोर्ट करने हैं वो कम है। ठीक है। तो व्हाट डज दैट डू? इससे सपोर्ट रेशियो इंप्रूव होता है। सपोर्ट रेशियो, व्हाट इज सपोर्ट रेशियो? सपोर्ट रेशियो इज व्हाट इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय व्हाट इज द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। तो आपका सपोर्ट रेशियो जो है, अगर इफ दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंस, तो व्हाट डू वी सी, कि आपका सपोर्ट रेशियो इंप्रूव हो रहा है। द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन रिलेटिव टू द डिपेंडेंट्स, दैट इज गोइंग अप। सो इफ सपोर्ट रेशियो इज हाई, मतलब एक एक इंसान है, उसके लिए मान लो तीन लोग जो है सपोर्ट करने के लिए, ये रेशियो थ्री निकल के आता है, तो इसका ये मतलब होगा कि फॉर एवरी डिपेंडेंट यू हैव थ्री पीपल हु आर वर्किंग। सो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फैमिलीज और सरकार जो है, जो चाइल्ड केयर पे खर्चा होना चाहिए, जो उनकी स्कूलिंग पे खर्चा होना चाहिए, उसको बेसिकली सेव कर लेती है और ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है। सो families and the government, they can save on child care that is happening on schooling, and then they can have more amount of money to save and invest. So this is the first aspect, ये हमारा first demographic dividend है। And then the second demographic dividend, and this first one is, this is mechanical, this is called a mechanical or automatic benefit।
So basically, if your fertility declines, so automatically you have a matlab, if so if automatically for some reason fertility falls down, you will have lesser number of kids, so your dependency ratio improves. So ये चीज ऑटोमेटिकली हो रही है. जो दूसरा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इट इज नॉट ऑटोमेटिक. ये अपने आप नहीं होता है, इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं. जैसे कि वी आर सेइंग दिस इज नॉट ऑटोमेटिक. तो सेकेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग तभी देख पाते हैं जब हम लोग ये जो अपॉर्चुनिटी है कि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका हम लोग अप्रोप्रिएट यूज कर सके. ठीक है. सो इफ वी यूज मेक गुड यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इफ वी मेक गुड यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. ठीक है. हाउ हाउ डू वी मेक गुड यूज ऑफ इट? तो देखो, इफ देर आर मोर adults who are working and if they save more, ठीक है, इफ दे सेव मोर, देयर सेविंग कैन गो इनटू बैंक्स, इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो इससे क्या हो सकता है? दे कैन फ्यूल कैपिटल फॉर्मेशन. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, नाउ दैट पीपल आर हैविंग लेसर नंबर ऑफ किड्स हो रहे हैं, बट जो एग्जिस्टिंग किड्स हैं उन पे ज्यादा खर्चा हो, उनके एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा हो, ठीक है, उन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो उससे क्या होगा कि उनकी भी स्किल लेवल, उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ठीक है. सो इफ यू हैव फ्यूअर नंबर ऑफ किड्स, so what will that lead to? More investment per kid. ठीक है. बेटर एजुकेशन फॉर देम एंड फ्यूचर प्रोडक्टिविटी के पॉसिबिलिटीज. तो ना, एक चीज हमें ये ध्यान देखने की जरूरत है कि देखो भाई, हमें ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो पीपल हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, ये कल को ये लोग भी बूढ़े होंगे. तो आज हम लोग सिर्फ ये बोले कि ओहो डेमोग्राफिक डिविडेंड है और बहुत अच्छी बात है ऑल ऑफ दैट, एंड वी डोंट यूज दिस अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली. यू हैव टू मेक श्योर कि ये लोग जब आगे जाके बूढ़े होंगे, सो दे हैव अप्रोप्रिएट पेंशन स्कीम्स, दे हैव अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस, दे हैव अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस, दे हैव अप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटीज. क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोग खुश हो सकते हैं, और अगर इनके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजीज नहीं बनाई गई, तो ये हमारे लिए, यही जो पॉपुलेशन है जो आज बहुत अपॉर्चुनिटी वाली लग रही है, ये अगर इसका ढंग से यूज नहीं हुआ, तो ये कल को जाके एज होंगे और उनके पास अप्रोप्रिएट सिचुएशंस भी नहीं होंगी. सो हमारा जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो इतना बढ़ने वाला है कि फिर सरकार का सारा खर्चा उसी चीज में जाएगा. तो ये जो आज के दिन बेनिफिट सिचुएशन है हमारे लिए, इनके लिए अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एजुकेट करना, जितने अगर इफ देर आर फ्यूअर नंबर ऑफ किड्स तो उनको प्रॉपरली स्किल करवाना, ये जो लोग आज कमा रहे हैं इनके लिए प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करना, जो आगे जाके हमारे लिए यूजफुल सिचुएशन बनेगी जब ये लोग एज करेंगे, ये सब मेंटेन और मैनेज करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजास्टर बनने में देर नहीं लगेगी. ठीक है. दिस इज आवर मेन आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि इस चीज का, द शेयर नंबर ऑफ पीपल दैट यू हैव इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसका ढंग से अगर आपको उपयोग करना है, इसको यूज करना है, इसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, सो देयर नीड्स टू बी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स इन प्लेस, प्रॉपर पॉलिसीज इन प्लेस, सो दैट फर्स्ट, आज के दिन जो प्रोडक्टिविटी है इनकी और जो शेयर नंबर ऑफ पीपल इन द वर्किंग एज, इसका हम लोग अप्रोप्रिएटली बेनिफिट ले पाए. ठीक है. सो व्हाट इज आर मेन कंक्लूजन? मेन कंक्लूजन इज कि ये जो सेकंड डिविडेंड है, द सेकंड डिविडेंड, ये लॉन्ग लास्टिंग कब होगा? इज लॉन्ग लास्टिंग व्हेन, लॉन्ग लास्टिंग एंड इम्पैक्टफुल इफ वी हैव द राइट पॉलिसीज, द राइट पॉलिसीज. ठीक है. राइट पॉलिसीज का मतलब क्या? पेंशंस, एजुकेशन, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसको अगर एक एनालॉजी से समझें, ठीक है,
एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी है जिससे हम फर्स्ट और सेकंड डिविडेंड को समझ सकते हैं, विच इज कि फर्स्ट डिविडेंड जो है वो क्या है। इट्स लाइक कि हमारे पास कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया, ठीक है। तो अगर हमें बैंक में पैसे रखने हैं, तो बैंक में पैसे रखने के लिए पहले पैसे होने चाहिए। तो पहली तो प्री रिक्विजिट है कि भाई आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा हो, टू बिगिन विथ। तो फर्स्ट डिविडेंड इज लाइक मेकिंग अ डिपॉजिट, कि तुमने पैसे डिपॉजिट किए। मेकिंग अ डिपॉजिट, ठीक है। सेकेंड डिविडेंड इज लाइक कि ये जो डिपॉजिट हुआ है, इस डिपॉजिट से इंटरेस्ट अर्न करना, ठीक है। अर्निंग डिपॉजिट फ्रॉम, अर्निंग इंटरेस्ट फ्रॉम दैट डिपॉजिट। ठीक है, तो बेसिकली इंटरेस्ट कमाने के लिए पहली रिक्विजिट तो यही है कि तुम्हारे पास डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है। और फिर इससे जो इंटरेस्ट रेट अर्न करेंगे, दैट इज लाइक अ सेकंड डिविडेंड। तो पहली रिक्विजिट तो है कि भाई सपोर्ट रेशियो बढ़िया होना चाहिए। सेकंड थिंग इज ये सपोर्ट रेशियो जो है इसका प्रॉपरली फायदा उठाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट और सेकंड डिविडेंड को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि ये डेमोग्राफिक डेट क्या होता है। व्हाट इज डेमोग्राफिक डेट? डेमोग्राफिक डिविडेंड समझ लिया, अब डेट क्या होता है। तो डेमोग्राफिक डेट भी सिंपल सी बात है कि जो आज के दिन तुम्हारी ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इसका जो फ्यूचर में बर्डन आने वाला है तुम पे, दैट इज डेमोग्राफिक डेट। द फ्यूचर बर्डन व्हेन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, when the working age population becomes elderly and dependent। जब ये आज के दिन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है जो बहुत ज्यादा है, जिसको लेके हम बहुत खुश हो रहे हैं, ये जब डिपेंडेंट हो जाएगी, उससे जो बर्डन आएगा, अगर चीजें अप्रोप्रिएटली मैनेज नहीं हो पाई, उसको हम लोग डेमोग्राफिक डेट बोल रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन if you have a large working age population right now, large adult population, they will become elder. So there will be a rising elderly population। तो जब इकोनॉमी में एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके मेजोरिटी खर्चे किस चीज पे हो रहे हैं? हेल्थ केयर पे, पेंशन्स पे, ठीक है। केयर गिविंग एज अ सेक्टर इज बिकमिंग, मतलब बहुत ज्यादा यूज में आने वाला सेक्टर बन रहा है, रादर देन यू स्पेंडिंग मोर एंड मोर ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक एजुकेशन, लाइक कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब। तो अगर हमारा मेजर चंक बहुत एल्डरली पॉपुलेशन है, तो हमें ये सब एस्पेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, करेक्ट। सो देर विल बी हायर डिमांड फॉर हेल्थ केयर, देर विल बी हायर डिमांड फॉर पेंशन्स। और कहीं ना कहीं सरकार को ये सब जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे एवरीथिंग दैट हैपेंस फ्रॉम द मोमेंट यू आर born to the moment you die, everything is taken care of by the government। obviously they'll charge you a very high tax rate in order to ensure that happens, but इट्स अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों को फिर ये टेंशन नहीं रहती है कि कल को क्या होगा, अगर ढंग से पैसे नहीं बचाए तो क्या होगा, पेंशन क्या होगा, मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ से आएंगी। बट इन सोसाइटीज वेयर सच अ सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो अगर उतना स्ट्रांग नहीं है, सो देन पीपल विल वरी। एंड देन वी हैव स्टडीड इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऑल्सो कि दिस इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई पीपल समटाइम्स थिंक ऑफ हैविंग मोर चिल्ड्रन, especially in India. What is the concept? कि family will take care of the elderly, right?
तो पीपल हैव मोर किड्स कि भाई चलो ठीक है, चार बच्चे हैं उसमें से कोई एक बच्चा तो ध्यान रखेगा, करेक्ट? सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। सो दिस इज द सिनेरियो। लेकिन अब जैसे क्या हो रहा है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, और आज के दिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, फर्टिलिटी रेट इज गोइंग डाउन। तो जब फर्टिलिटी रेट गो डाउन हो रहा है तो मतलब क्या होगा, विथ फ्यूअर चिल्ड्रन। तो देखो टिपिकली क्या है कि अगर आपकी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपके यहाँ पे फर्टिलिटी इज नॉट डाउन, पीपल आर हैविंग लॉट्स ऑफ किड्स, तो वो भी बड़े होंगे तो वो भी एडल्ट पॉपुलेशन में आएंगे। तो चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही हैं कि अगर ज्यादा डिपेंडेंसी है तो लोग भी ऐड हो रहे हैं वर्कफोर्स में, फैमिली में अडल्ट भी लोग बन रहे हैं जो आगे जाके एल्डरली का टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है। बट एक तरफ से तो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, ये लोग एज हो रहे हैं, और यहां से जो किड्स हैं वो उतने, फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से पीपल आर नॉट हैविंग टू मेनी किड्स। तो इफ पीपल आर नॉट हैविंग टू मेनी किड्स, सो देन वर्किंग एज पॉपुलेशन फ्यूचर में तुम्हारी कम होने वाली है। तो जो ये एल्डरली लोगों को केयर गिविंग करने वाले लोग हैं, ये कम हो रहे हैं। तो एक तरीके से पूरा रेशियो बायस हो रहा है, करेक्ट? सो विथ फ्यूअर चिल्ड्रन, ड्यू टू डिक्लाइनिंग fertility, what is happening? There will be fewer caregivers in the family. There will be fewer caregivers in the family. अब फैमिली में केयर गिवर्स कम होंगे तो क्या होगा, कि आपका पूरा प्रेशर किस पे जाएगा, प्रेशर विल बी ऑन पब्लिक सिस्टम्स, राइट? इनॉर्मस प्रेशर ऑन पब्लिक सिस्टम। तो इनका क्लेम, हमारा क्लेम क्या है यहाँ पे, हमारा क्लेम ये है कि जो तुम्हें आज डिविडेंड लग रहा है वो कल को डेट भी बन सकता है। क्यों? अगर तुमने ढंग से प्लानिंग नहीं की अपनी सोशल सिक्योरिटी की, इंश्योरेंस की, हेल्थ की, पेंशन की, अगर तुमने ढंग से चीजें प्लान नहीं करी ओवरऑल सोसाइटी परस्पेक्टिव से, तो आगे जाके जिस चीज को लेके हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल को यही हमारे लिए सैडनेस का रीजन बन जाएगा, ठीक है। सो व्हाट लुक्स लाइक डिविडेंड टुडे माइट टर्न इनटू अ डेट टुमारो इफ द पॉलिसीज आर नॉट इन प्लेस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सो अनलेस वी प्लान इट अहेड, सो आज के दिन अगर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में अगर प्रॉपरली चीजें नहीं प्लान कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन फ्यूचर, ठीक है। सो नीड टू प्लान properly for what, for in advance, for what, social security, elder care infrastructure, etc. ठीक है, तो ये हमारे जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस, वी वांट टू लुक एट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया की पोजीशन कहाँ है, वेयर डज इंडिया लाई? सो इंडियाज डेमोग्राफिक डिपॉजिट, वेयर डू वी स्टैंड, हमारी क्या पोजीशन है, कहाँ पे हैं हम लोग? तो देखो, एज कंपेयर टू चाइना, चाइना में क्या है, फर्टिलिटी रेट फोर्सफुली, दे हैड अ one child policy, so forcefully they made sure that their fertility decreased. But India का जो transition है of fertility going down, that has been very very slow, ठीक है। Unlike China, India's the fertility rate going down, that has been a very slow process, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने जो अपनी डेमोग्राफिक विंडो है वो अभी भी ओपन है, इट इज स्टिल ओपन, एंड धीरे धीरे जब थोड़ा सा पॉइंट ऑफ टाइम आगे बढ़ेगा तब वो विंडो जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड की वो क्लोज होगी, ठीक है। अभी भी क्या सिचुएशन है, सो द करंट, सो व्हाट इज द क्लेम, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड
So not demography. India's demographic window is opened slowly. तो हमारी विंडो स्लोली स्लोली ओपन हुई है और स्लोली स्लोली ही क्लोज होगी एंड विल क्लोज स्लोली. एंड अगर डेटा की बात करी जाए तो डेटा के हिसाब से व्हाट इज द सिचुएशन. जो इंडिया का सपोर्ट रेशियो है, सपोर्ट रेशियो मतलब आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द रेशियो, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट. इट इज स्टिल राइजिंग. अभी भी ये राइज ही कर रहा है, मतलब अभी भी वर्किंग एज पॉपुलेशन का रेशियो विद डिपेंडेंस इट्स स्टिल इम्प्रूविंग एंड इट विल कीप इम्प्रूविंग टिल 2040s. उसके बाद दिस नंबर विल स्टार्ट गोइंग डाउन. ठीक है, दिस इज व्हाट डेटा इज सेइंग. इंडियाज support ratio is improving. ठीक है. एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू पीक. इसकी मैक्स वैल्यू ये कब अचीव करने की पॉसिबिलिटी है? 2040 में. 15 more 15 more years, करेक्ट. एंड is expected to peak by 2040s. ठीक है. बट अगेन मतलब ये क्लेम में थोड़ा सा ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट क्या है? देर इज अ ट्विस्ट. दिस ट्विस्ट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड अ टेम्पो इफेक्ट. टेम्पो इफेक्ट. टेम्पो इफेक्ट मतलब that there are delayed childbirths now. So, so something like tempo effect is happening, which is there are delayed, the age at the childbirth is a little delayed. So basically इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो इंडिया में क्या होता था? पहले चाइल्ड मैरिजेस हो जाती थी. आज के दिन भी कई कई जगह पे होती है, बट टिपिकली दिस प्रोसेस हैज reduced a lot. And so although they used to have childbirth, but then the brides, they used to stay at their own place, and then when they used to become a certain age, then they used to go to their husband's house, and then they used to have children and all of that. ठीक है. Because they did not used to cohabit together, and then so their age when they used to have first child was higher than basically what was their age at the time of the birth. But now धीरे धीरे जब एज की जो मैरिज की एज है वो बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जो क्या हो रहा है कि what is the age that you have when you have your first child, that is also kind of going up. And this particular phenomena is basically called the tempo effect. ठीक है. when the females they delay the childbirth. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है? देयर इज अ टेम्परेरी डिप इन दी फर्टिलिटी रेट. ठीक है. टेम्परेरीली होता है. तो ऑन द फेस ऑफ इट यू माइट फील लाइक कि ओके फर्टिलिटी रेट कम हो गया है क्योंकि females are having lesser number of children. But if you see it in terms of the average number of kids that females are going to have in their own life, in their entire lifespan, that remains more or less the same. ठीक है. So this is also what is being seen in India. Okay. All right. So इसकी वजह से क्या होता है? Because of all these effects, we might have a shorter dividend window. सो बेसिकली जो हमने बोला है ना कि हमारा सपोर्ट रेशियो 2040 तक बेसिकली पीक करने वाला है, तो हो सकता है कि ये जो विंडो है ये थोड़ी सी और पीछे चली जाए. ठीक है. तो लाइक परहैप्स बाय 10 years. 10 years less than expected. ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो बी देयर. अब
और क्या चीजें हैं जिसके जिसके बारे में हमें देने की जरूरत है अगर हम लोग इंडिया पर्सपेक्टिव से बात करें? तो देखो, हम हमेशा क्या बात कर रहे हैं कि भाई हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है? वर्किंग एज पॉपुलेशन इज जस्ट अ नंबर, कि ठीक है भाई इतने लोग पोटेंशियली काम करने लायक हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट अ पोटेंशियल। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? सो जो तुम्हारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि वो ही सारे लोग वर्कफोर्स में हैं। हाँ, वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब यही होता है कि हाँ इतने सारे लोग वर्कफोर्स में हैं, तो देन इट्स अ गुड थिंग। बट डजेंट मीन इफ somebody इज इन अ वर्किंग एज पॉपुलेशन दे आर एक्चुअली वर्किंग, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो क्लियरली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वर्कफोर्स is not equivalent to working people. ठीक है, या वर्किंग एज पॉपुलेशन डजेंट एक्चुअली मीन दैट पीपल आर वर्किंग। वर्किंग एज पॉपुलेशन में होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सच में काम कर रहे हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज समवन इज एजेड 15 से 64 के बीच में डजेंट मीन दे विल बी वर्किंग या दे आर वर्किंग, ठीक है। तो देर आर फ्यू टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड दोस। सो सबसे पहला टर्म होता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, 15 से 64 के बीच, 15 से 64 के बीच में है, लेकिन वो काम ढूंढ ही नहीं रहा, तो दैट पर्सन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। सो लेट्स से टुमारो यू डिसाइड कि भाई मेरा हो गया, मैं काम वाम नहीं करने वाली या नहीं करने वाला, तो आप ना तो काम कर रहे हो और ना ही आप काम ढूंढ रहे हो, तो आप लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं हो। लेबर फोर्स में कौन लोग हैं? या तो वो काम कर रहे हैं या वो काम की तलाश कर रहे हैं। आइदर दे आर लुकिंग फॉर वर्क और दे आर वर्किंग, देन दे आर पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। सो पीपल हु आर वर्किंग और दे आर लुकिंग फॉर वर्क, तो दैट इज बेसिकली योर लेबर फोर्स, ठीक है। उसके अलावा एक और टर्म आती है विच इज व्हाट? वर्क पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स out of the entire people who are of the working age population, how many people are actually working or they are looking for work? या तो they are working or they are looking for work. So I think I said something here which is regarding work participation rate. So there's a small correction here, which is work participation rate matlab what? The percentage of people, the percentage of population that is working or seeking work. या तो वो काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज आइदर वर्किंग और दे आर सीकिंग वर्क। एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सपोर्ट रेशियो। सपोर्ट रेशियो क्या है? सपोर्ट रेशियो is nothing but what is actual number of working people, the people who are working, not the working age, working people divided by the non-working dependents। नॉन वर्किंग डिपेंडेंट्स, इसमें एक्चुअल डिपेंडेंट जो काम नहीं करते हैं, बच्चे, एल्डरली, एंड द प्लस द पीपल हु आर इवन इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन बट स्टिल दे आर नॉट वर्किंग, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ डिपेंडेंट्स, नॉन वर्किंग डिपेंडेंट्स, ठीक है। So these are some of the terminologies that we've kept using again and again, so and we'll keep using it again and again, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा तभी ले पाओगे आपकी अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है। उससे कुछ नहीं होगा, वो वर्किंग एज पॉपुलेशन एक्चुअली वर्कफोर्स में ट्रांसलेट हो रही है या नहीं, द पीपल वेदर दे आर एबल टू वर्क और नॉट, आर दे वर्किंग और नॉट, वो उस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अ लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन ओनली क्रिएट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड इफ द पीपल हु आर इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन दे आर एक्चुअली वर्किंग, अदरवाइज there is no benefit of people being in the working age population, ठीक है। So
इंडिया के पर्सपेक्टिव से वी आर फेसिंग टू मेजर प्रॉब्लम. इंडिया इज फेसिंग टू बिग प्रॉब्लम्स. व्हाट आर दोज टू प्रॉब्लम्स? फर्स्ट थिंग इज, जो हम लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज वेरी लो फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स. वेरी लो female participation in the workforce. That is one thing that we are facing. And the second thing that we are facing is falling youth employment rates. पहला मुद्दा तो ये है कि फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रही है. और दूसरा मुद्दा ये है कि जो यूथ की पार्टिसिपेशन है, यूथ का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, दैट इज फॉलिंग. अब इन दोनों चीजों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है? सो देखो, सबसे पहले let's talk about the first issue and at hand, which is very low female labor participation. तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, दैट इज अमंग द लोएस्ट एक्चुअली इन द वर्ल्ड. सो लेट्स से इन इंडिया, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो अबाउट 29% ऑफ women हु आर एज्ड 15 प्लस, मतलब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, उसमें से सिर्फ 29% ऑफ विमेन, दे आर आइदर वर्किंग or they are looking for work. मतलब out of the all the people who are within the working age population among women only, हम सिर्फ स्पेसिफिकली women की बात करें, उसमें सिर्फ 29% फीमेल्स ही हैं जो या तो काम कर रही हैं या काम ढूंढ रही हैं. एक्चुअल काम करने वाले तो और भी कम है. ये काम करने वाले और काम ढूंढने वालों का परसेंटेज है अमंग द फीमेल्स हु आर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, 29%. अगर आपको कॉन्ट्रास्ट करना है ये नंबर, अगर आप चाइना से कॉन्ट्रास्ट करो, चाइना में ये रेशियो जो है, ये परसेंटेज जो है, दिस इज अबाउट 69%. अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, दिस नंबर इज अबाउट 57%. ठीक है, ये तो हमने एवरेज नंबर बताया. अगर अगर हम लोग स्पेसिफिकली रूरल एरियाज की बात करें, रूरल इंडिया, रूरल इंडिया में क्या हो रहा है? फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो है, दैट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 32.7% इन 1993-94 से लेके टू 24.8% इन 2011-12. So this is how the number has changed, especially in rural India, especially for females. ठीक है. अब ये हो क्यों रहा है? इतना कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों है फीमेल्स का? अब इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं, टू मेन रीजंस. दो मेन रीजंस जो है वो ये है कि भाई, पहला रीजन तो ये है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रिलेशनशिप है विद एजुकेशन, दैट इज यू शेप्ड. व्हाट डज दैट मीन? फर्स्ट इज यू शेप्ड रिलेशनशिप विद एजुकेशन. तो मतलब क्या है कि वो फीमेल जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, दे आर वर्किंग, एंड दे आर वर्किंग इन व्हाट प्लेसेस? ऑफन इन मैनुअल जॉब्स. ठीक है. जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी एजुकेशन ले ली, लिटिल एजुकेशन ले ली, अब क्या हो गया? अब ये बोलेंगे कि भाई हमें मैनुअल जॉब तो करनी नहीं है क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, तो हम मैनुअल जॉब नहीं करेंगे. सो जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, दे नो कि हम वी आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब विच रिक्वायर्स एजुकेशन, सो दे आर ओके विद वर्किंग हियर.
द मोमेंट दे गेट सम लिटिल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, देन दे डिसाइड कि हमें मैनुअल जॉब तो करनी नहीं है, और बहुत ज्यादा एजुकेशन बेस्ड जॉब उनको मिल नहीं रही है, तो वो बीच में फंस गए। ठीक है। सो लिटिल एजुकेशन से मैनुअल जॉब में काम करना बंद कर दिया, बट दे डोंट हैव इनफ स्किल्स सो दैट दे कैन लाइक ओपन अप देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर स्किल्ड जॉब्स, सो वो रास्ता भी उनके लिए बंद हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे नो वर्क, एंड देन if they increase the amount of education they have, only after they have enough education, now they have enough education या हायर एजुकेशन, 12वीं या उससे ऊपर की एजुकेशन अगर हम लोग ले लें, देन दे स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो व्हाट डज दैट मीन? यू शेप का मतलब क्या है? कि अगर मैं एक्स एक्सिस पे एजुकेशन लेवल को लिख दूं, तो यहाँ पे भी वर्किंग हो रही है, यहाँ पे बीच में देर इज अ डिप इन द वर्क, एंड देन देर इज अगेन अ हाइक इन द वर्क। तो इट्स लाइक अ यू शेप डायग्राम दैट वी आर गेटिंग। ठीक है। तो at very low and at very high level of education, they are working. In the middle ranges, they are not working. So this is one reason for lower participation. ये जो गैप है, ये लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। That is one thing. Second is rising income and social pressure. And social pressure. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जैसे जैसे फैमिली ज्यादा अर्न करती हैं, तो विमेन आर एक्चुअली डिस्करेज्ड फ्रॉम वर्किंग, स्पेशली इन जॉब्स वेयर द स्टेटस इज नॉट गुड। लोअर स्टेटस जॉब्स में उनको काम करने के लिए डिस्करेज ही किया जाता है। एंड ऑल्सो फैमिलीज फील कि फीमेल्स को इस तरीके के सेक्टर में भेजना जहाँ पे मेल डोमिनेटेड जॉब्स हैं, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, और वो उनकी सोशल रेप्यूटेशन को खराब कर रहा है। ठीक है। So that is also another reason why we are also seeing lower participation of females in the labor force. ठीक है। So that is another reason. लेकिन ये तो है ही है, इसके अलावा और भी चीजें हैं। विमेन जो है, दे आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ अनपेड वर्क। ऐसा बहुत सारा काम, केयर गिविंग का काम, बहुत ज्यादा अनपेड वर्क है जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, बट दे आर फेल्ट रिस्पॉन्सिबल टू डू ऑल दोज थिंग्स दैट दे आर डूइंग। ठीक है। घर में, कम्युनिटी में, कुकिंग, कलेक्टिंग फायरवुड, स्टिचिंग, हेल्पिंग इन फार्म्स, रूरल एरियाज में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये सारे चीजों से मनी सेविंग भी हो रही है, इकोनॉमी भी सपोर्ट हो रही है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अगर ये सब काम के लिए तुम किसी को हायर करोगे तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, बट बिकॉज दिस इज इंटरनली हैपनिंग, एंड वो एक तरीके से होम का, घर का ही कुछ ना कुछ काम चल रहा है जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं दी जा रही है, तो वो जीडीपी में काउंट भी नहीं हो रहा। करेक्ट। सो और ये सारे टास्क कैसे हैं? दीज ऑल टास्क आर क्वाइट फिजिकली एग्जॉस्टिंग, काफी एग्जॉस्टिंग होते हैं, रिवॉर्ड उतना मिलता नहीं है। ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा लंबे ट्रैवल करके पानी लेने जाना पड़ रहा है, फायरवुड्स कलेक्ट करने जाना पड़ रहा है। फिजिकली दीज थिंग्स आर क्वाइट एग्जॉस्टिंग। ठीक है। सो दे आर ऑलरेडी वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, प्लस अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं जो थोड़ी अच्छी जॉब्स उनको प्रोवाइड कर सके, तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा है, जो 50% पॉपुलेशन है, वो तो बिल्कुल मिसिंग ही है। ठीक है। उनका तो पार्टिसिपेशन ही इतना लो है। तो बेसिकली जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसमें अगर ब्रॉडली देखो, जितना भी रेशो है, कम से कम 40% तो, या 50%, या 40%, चलो 30%, कितना भी मान लो, एटलीस्ट 45% to 40% तो फीमेल्स का भी हिस्सा होगा। विद इन दैट प्रपोर्शन, सिर्फ अगर 30% फीमेल्स ऐसी हैं जो या तो काम कर रही हैं, या काम करने की इच्छुक हैं, या काम ढूंढ रही हैं, so that means you see how much of demographic dividend is getting wasted. So there needs to be some policies, some provisions to revive this as well. So that is one thing. ठीक है। So कुछ लोगों का कहना है कि because females, like once they have a child, it becomes really really hard for them to work, and if they have fewer number of children, maybe that will save up some time for them. But बहुत सारी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या देखा गया है कि lower fertility, and the more they start working, these are clearly
थिंग्स दैट आर लिंक, ठीक है। इंडिया में ये लिंक इतना स्ट्रांग नहीं है, इंडस्ट्रियल कंट्रीज में ये सब, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में ये लिंक काफी स्ट्रांगली देखा गया है। इंडिया में ये लिंक इतना स्ट्रांग नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया में हमारे पास जॉइंट फैमिली कल्चर है, तो इवन इफ दे हैव चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ द जॉइंट फैमिली सेटअप, there are enough people in the family to take care of the kids, so that side by side they can also do the work as well, ठीक है। So reducing fertility won't necessarily automatically increase their participation in workforce, especially in the case of India. बाकी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या लिंक है? लोअर फर्टिलिटी, मोर वर्क, ज्यादा दे गो आउट फॉर वर्क। बट इंडिया में ये लिंक ही इतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर आप फर्टिलिटी रिड्यूस होगी तो हो सकता है कि उनकी वर्किंग ज्यादा वो काम करने में इंटरेस्टेड हो। ऐसी सिचुएशन क्यों हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करें? क्योंकि ये लिंक इंडिया के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ द फैमिलीज, कि व्हेन दे हैव किड्स देयर आर लॉट ऑफ सपोर्ट, डिस्पाइट वेदर यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल टू टेक केयर ऑफ द किड्स in the family, ठीक है। So we are not sure how fruitful this particular policy can be in raising the workforce participation in terms of female. So that is another that is one thing जो main एक मुद्दा था, which is lower female participation in the workforce. Second thing that we've talked about is कि जो youth का employment है वो fall करते जा रहा है इंडिया में। Falling youth employment patterns। तो अगर लाइक जनरल बात करें तो आज के दिन जितने यंग लोग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जिसकी उम्र 25 से नीचे है, ये लोग आज के दिन जितने परसेंटेज ऑफ ये लोग काम कर रहे हैं, fewer young people who are below the age of 25 they are working today as compared to how many young people who were below 25 at that point of time, उसमें से कितने लोग काम करते थे। तो आज के दिन ये नंबर जो है वो गिर गया है। प्राइमरी रीजन क्या है? कि आज के दिन एजुकेशन बढ़ गई है, लोग स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, इस वक्त के दौरान मास्टर्स कर रहे होते हैं, अंडर ग्रेड कर रहे होते हैं। ये सारे रीजंस हैं। सो एजुकेशन बढ़ गई है, स्कूल कॉलेजेस ये सब जाना शुरू हो गया है, तो दैट इज प्राइमरीली वन रीजन, ठीक है। इट्स गुड, एजुकेशन है, फ्यूचर में जाके प्रोडक्टिविटी मिलेगी, बट लेकिन एक चीज और है कि अगर ये यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अगर कम है, बिकॉज पीपल आर इन एजुकेशन, पीपल आर इन कॉलेज, ऑल ऑफ दैट, बट देन देर आर लेसर नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, तो तुम्हारा जो सपोर्ट रेशियो है दैट इज फॉलिंग। क्यों? क्योंकि वो लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग लाइक डिपेंडेंट ऑन द people who are actually working. So, अब तुम्हारा सपोर्ट रेशियो बेसिकली क्या हो रहा है? दैट इज नॉट इम्प्रूविंग, ओके। सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी आर सीइंग नाउ। तो ये जो एजुकेशन पे, तो अभी करंटली सपोर्ट रेशियो कम है बिकॉज मोर पीपल आर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बट ये फ्यूचर प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी बात है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट इज इम्प्रूविंग। एंड अगर हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे किस चीज की बात करें, अर्बन फीमेल्स की बात करें, अर्बन मेल्स, अर्बन फीमेल्स, रूरल मेल्स, रूरल फीमेल्स, ये चार कैटेगरीज हैं। स्पेशली यूथ के बारे में हम लोग बात करें तो दे हैव द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अर्बन फीमेल्स, सो ये जो चार कैटेगरीज बताई हैं, अर्बन फीमेल्स, अर्बन मेल्स, रूरल फीमेल्स, रूरल मेल्स, इनके बीच में यूथ की स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो अर्बन फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दिस इज अबाउट 11%, ठीक है। अर्बन females have the highest youth unemployment rate, close to 11%, ठीक है। तो अगर हम लोग ये नंबर्स की स्पेशली बात करें, जो रूरल मेल्स, अर्बन मेल्स, रूरल फीमेल्स, अर्बन फीमेल्स, इसके अगर नंबर्स की बात करें, तो अमंग द पीपल हु आर फ्रॉम एज 15 to 29,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की अगर हम लोग बात करें, अर्बन मेल्स, अर्बन फीमेल्स, रूरल मेल्स, रूरल फीमेल्स, अगर हम लोग इस चीज की बात करें, तो अर्बन रूरल मेल्स में दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट is 7%. For rural females, this is 8%. For urban females, I said this is 11%, which is the highest. And among urban males, this number is 9%. So these are relatively high, especially among the urban females that we are seeing. तो अगर हम लोग यूथ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं या यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज कर सकते हैं, तो इससे द नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्टिवली वर्किंग, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गो अप. दैट इज वन थिंग. व्हाट इज द अदर थिंग दैट वी कैन डू टू इम्प्रूव द सपोर्ट रेशियो इज कि जो लोग, अगर आप हेल्थ केयर बढ़िया करते हो, तो बहुत सारे ओल्ड एज के जो लोग हैं, दे कैन ऑल्सो कंटिन्यू टू वर्क लॉन्गर, तो उन वो भी ज्यादा काम कर सकते हैं, एंड देन हेल्थ दे विल नॉट ऑल्सो बी डिपेंडेंट. तो इससे भी आपका सपोर्ट रेशियो इंप्रूव हो सकता है. तो सीधी सीधी बात यह है कि इंडिया को अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का प्रॉपरली फायदा लेना है, तो सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोगों को काउंट करने से काम नहीं मिल चलेगा. उनमें एक्चुअली कितने लोग हैं जो इम्प्लॉयड हैं, उनको प्रॉपरली एजुकेशन मिल रही है या नहीं, क्या अप्रोप्रिएट पॉलिसीज इन प्लेस हैं कि नहीं, जिससे जो आने वाली डिपेंडेंसी होने वाली है उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं. सो वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ऑल दीज थिंग्स आर इन प्लेस. ठीक है. And also there are things that need to be done on the basis, like on the aspects of female labor force participation, ताकि क्या हो, we can take the benefit from that side also, and we can also make sure the people who are older but healthier, they can also keep working, they can also start working. So जो potentially जो है वो dependency को और कम कर सकते हैं. ठीक है. So now we talk about demographic dividend again, coming back to after understanding the India scenario. तो दो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करी थी, फर्स्ट और सेकंड. तो फर्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, हमने बोला था इट्स लाइक अ डिपॉजिट, पहले तो डिपॉजिट होना जरूरी है. ठीक है. तो पहला डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है वो आपको एक वन टाइम बूस्ट दे देता है कि चलो भाई आपके पास इतने लोग हैं जो पोटेंशियली काम कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन जो सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो एक्चुअली किस चीज पे डिपेंड करता है कि ये जो तुम्हारे को वन टाइम बूस्ट मिला है, इस चीज का तुम क्या कर रहे हो. ठीक है. वेदर यू इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, कैपिटल, जिसकी वजह से आगे जाके प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ठीक है. तो फर्स्ट डिविडेंड तुम्हें ग्रो करने का थोड़ा सा स्पेस देता है. व्हेन देयर आर फ्यूअर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यू हैव मोर रिसोर्सेज पर चिल्ड्रन दैट यू कैन स्पेंड, जिससे तुम और ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो. तुम्हारे पास सेविंग का पोटेंशियल है क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. सेविंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में डेवलप होगा, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगी. So these kind of things can be there. So only when you do these kind of things, you can truly take the benefit of the second demographic dividend. Okay. But clearly, so what is the data saying regarding, are we able to take the benefit of the second demographic dividend in India? So there have been studies by Basu and Desai. They say कि वो families with fewer children, they invest more in education. सो मतलब हो रहा है, अच्छी बात है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रही है. बट नाउ कॉन्ट्रास्ट इट विद समथिंग एल्स, विच इज कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना एजुकेशन में, अगर ये इन्वेस्टमेंट का आउटकम क्या है, अगर इसको देखा जाए, तो देर सो अगर हम लोग असर रिपोर्ट्स को देखें. ठीक है. असर रिपोर्ट्स बाय प्रथम फाउंडेशन, दे रिलीज their रिपोर्ट्स regarding learning outcomes every single year. So if you refer the ASAR reports to understand whether the learning outcomes of the students, of the children, are they going up or not, so clearly क्या देखने को मिल रहा है कि जो बच्चों की बेसिक रीडिंग स्किल है वो, और उनकी जो मैथ स्किल है, दैट इज डिक्लाइनिंग. तो ऑल्दो इनरोलमेंट बढ़ रही है, लोग ज्यादा स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट हर हर बच्चे पे एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ रही है, बट उसका जो आउटकम है क्या वो निकल के आ रहा है? दैट डजंट सीम टू बी द केस. सो यहाँ तो चीजें हो रही हैं, बट यहाँ पे भी होनी चाहिए, राइट? दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, जो हम बोल रहे हैं कि व्हेन यू नो
फ्यूअर लाइक लेसर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मोर पीपल हु आर वर्किंग, सो सेविंग रेट बढ़ना चाहिए, राइट? बट क्लियरली व्हाट आर वी सीइंग कि जो इंडिया का सेविंग रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है? सेविंग रेट डिक्लाइन मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, दे आर डिक्लाइनिंग। इंडियाज सेविंग रेट जो है, दैट वाज अबाउट 37% ऑफ जीडीपी in 2007-8, but now this is about 30% in 2012-13, 12-13 का डेटा है उसके हिसाब से। और सेविंग्स की तो देखो जरूरत है ही फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अब ये इन्वेस्टमेंट तुम फिजिकल कैपिटल में कर लो या फिर ह्यूमन कैपिटल में, दोनों ही कैपिटल्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सेविंग्स की जरूरत है। बट ये चीज हमें देखने को, मतलब ये चीज डिक्लाइनिंग है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर अस, ठीक है? तो क्लियरली दो चीजें समझ में आती हैं कि एजुकेशन जरूरी है, बट क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है। सिर्फ इनरोलमेंट इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, उसके रिजल्ट भी दिखने चाहिए। सेकेंडली, विदाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स कांट हैपन। तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो हमारा जो पॉसिबिलिटी है ऑफ टेकिंग बेनिफिट ऑफ द सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट इज एट रिस्क। सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। तो अब क्या करें? समस्या समझ गए हैं, प्रॉब्लम समझ गए हैं, तो अब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग अगर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? किस तरीके से हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेट बनने से रोक सकते हैं? प्रॉब्लम हम समझ गए हैं। हमें देखने को मिल रहा है सेविंग रेट कम हो रहा है, फ्यूअर चिल्ड्रन है, मोर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट उसके रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो जो तुम्हारा फर्स्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सेकंड डेमोग्राफिक डिविडेंड में ट्रांसलेट होता हुआ उस मैग्नीट्यूड से जिससे इमेजिन किया जाता है वो नहीं देखने को मिल रहा है। सो देन व्हाट कैन बी डन? व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड दिस बिकमिंग अ डेमोग्राफिक डेट? व्हाट कैन बी डन? क्या कर सकते हैं हम लोग? So let's see how to like avoid demographic debt. तो जो डिविडेंड था वही डेट बनने से कैसे रोकेंगे? क्या कर सकते हैं? सो जो भी पॉपुलेशन एजिंग करने वाली है उसके लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए। देर आर थ्री की solutions that we can talk about. What are these solutions? Let's see that. So first, कि आप जो एल्डरली लोग हैं ना, ठीक है, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैव वर्कड एट मल्टीपल प्लेसेस इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, सो दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ विजडम। सो यूज दैट विजडम, यूज दैट एक्सपीरियंस, ठीक है? young people might have more energy but those people have more experience, so there should be a balance over there as well. So the people who are healthy and potentially they can work, so we can allow those possibilities. First, employment for elderly, ताकि हम लोग डिपेंडेंसी कम कर सकें। So first thing is you can increase the retirement age, increase या raise retirement age। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि एक एज कर, एक डिसाइड कर सकते हैं, बट मे बी इफ द पर्सन wants to work and he is capable of working, that person should be allowed to work. That is one thing. Second, they may not have to work all the time, they may not have to work full time, we can have some sort of part time situation created for them. So create flexible, they don't have to be very rigid, create flexible part time work, ठीक है? And we can engage the elderly in community health and education setup, like para teachers. Because of this experience, they've gained, like because of working for so long, they have gained a lot of experience. So उनको community health, community education, इस तरीके के sectors में हम लोग engage कर सकते हैं। Leverage elderly in community health and education। तो दिस इज वन थिंग दैट शुड बी देयर। तो पहली बात तो जो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉसिबिलिटी है वो एक्सप्लोर कर लो। सेकंड थिंग, भाई मेडिकल खर्चा बहुत होने वाला है हेल्थ केयर पे, तो हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है।
कैसे? हेल्थ केयर सिस्टम रिफॉर्म। तो हम लोग ना अपना सिस्टम लेयर वाइज कर सकते हैं, लेयर्ड सिस्टम हो सकता है। लेयर्ड सिस्टम मतलब क्या? कि देखो अलग अलग तरीके की केयर होती है, कि आपको बेसिक खांसी जुकाम बुखार बेसिक दर्द ये वो हुआ है, दिस इज बेसिक केयर, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कोई इमरजेंसी हो गई हो, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि यू माइट हैव सीरियस डिजीज एंड यू रिक्वायर एडवांस केयर। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं क्या? एक तो बेसिक केयर, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज है इमरजेंसीज, और तीसरी पॉसिबिलिटी लाइक तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो एडवांस्ड केयर, स्पेशलाइज्ड केयर। तो जो बेसिक केयर है वो पब्लिकली प्रोवाइड हो जाए, पब्लिक प्रोविजन सरकार की तरफ से। जो इमरजेंसीज हैं वो इंश्योरेंस के थ्रू कवर हो जाए, या तो प्राइवेट इंश्योरेंस, या सरकार भी ये प्रोविजन अलाउ करे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट बीमा, गवर्नमेंट इंश्योरेंस, ठीक है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, दिस वाज लॉन्च्ड, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी देयर। और एडवांस्ड केयर किसी को जरूरत है तो इस चीज के लिए आप प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ प्रोसीड कर लो। तो इस तरीके का एक सेटअप क्रिएट किया जा सकता है कि बेसिक केयर सबको स्टेट की तरफ से प्रोवाइड होगी। इमरजेंसीज है अगर किसी को, तो सरकार जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस है वो इस चीज को टेक केयर करेगी। और किसी को एडवांस्ड केयर चाहिए तो देन पीपल नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैव एंड देन दे कैन गेट प्राइवेटली इंश्योर्ड, ठीक है। इस तरीके का सेटअप हम लोग कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। थर्ड पॉसिबिलिटी, third solution, third aspect, which is there needs to be encouragement of old age saving, encouraging old age saving, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि लोअर फर्टिलिटी, लेसर नंबर ऑफ किड्स पीपल आर हैविंग, तो उससे उनके पास स्पेस बचता है कि वो ज्यादा सेविंग करें और अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए पैसे सेव करें। बट उल्टी चीज होती जा रही है कि आपके पास नंबर ऑफ किड्स तो कम हो गए हैं, लेकिन वो एक किड का जो एजुकेशन का खर्चा ही है, जो पहले 4 किड पढ़ लेते थे वो आज 1 किड के खर्चे पे लग रहा है, ठीक है। सो एजुकेशन इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। So what you used to spend on, like let's say 4 kids back then, now the same expenditure is being done on 1 kid. तो तुम्हारे को कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, तुम्हारे पास इतना ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है कि तुम सेविंग क्रिएट कर सको, ठीक है। सो हाई एजुकेशन एक्सपेंसेस जो है वो रिटायरमेंट सेविंग के लिए लोगों को प्रिवेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों पे ही खर्चा लग जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एजुकेशन कॉस्ट को कंट्रोल करने पे काम करना चाहिए, ताकि पेरेंट्स के पास या जिनके भी बच्चे हैं उनके पास वो ब्रीदिंग स्पेस आए कि वो अपने फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए भी जो है सेविंग के बारे में सोच सकें। तो दीज थिंग्स शुड ऑल्सो बी देयर। करंटली हाई एजुकेशन एक्सपेंसेस प्रिवेंट रिटायरमेंट सेविंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है दे कैन थिंक अबाउट हाउ कैन दी एजुकेशन कॉस्ट बी रिड्यूस। गवर्नमेंट मस्ट रिड्यूस एजुकेशन कॉस्ट। आप आए दिन न्यूज सुन रहे हो कि बच्चों के नर्सरी एडमिशन के लिए क्या क्या खर्चे लग रहे हैं। दिस वेरी सरप्राइजिंग एंड इट्स शॉकिंग ऑल्सो। नर्सरी एडमिशन, imagine what will happen when that person will go in class 12, or for that matter class 5 also, and improve the outcomes so that parents can save। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है, अदरवाइज जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेट बनने में वक्त नहीं लगेगा। और अभी हमारे पास 2040 तक की विंडो है, दिस सपोर्ट रेशियो इज गोइंग टू पीक टिल दैट टाइम,
and then it'll start falling. That means the number of people who are dependent, that will start going up, and then these problems will start popping up. Okay, so फाइनल कंक्लूजन क्या है हमारा पूरा डिस्कशन का कंक्लूजन? वो ये है कि अभी जो है इंडिया के पास डेमोग्राफिक विंडो है, ओपन है टिल 2040। सपोर्ट रेशियो इज गोइंग टू पीक एट दैट टाइम। तो इस डिविडेंड को सही मायने में यूटिलाइज करना है, तो कुछ एस्पेक्ट्स पे स्पेशली काम करने की जरूरत है। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पे काम करना चाहिए। एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है, वेरी नाइस, एजुकेशन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए जिससे आउटकम्स आए, ना कि सिर्फ खर्चा हो रहा है, वो खर्चे से जो आउटकम आने चाहिए अप्रोप्रिएट वो भी देखने को मिले। उसके अलावा जो एल्डर केयर सिस्टम है, जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है फॉर हेल्थ, फॉर देयर पेंशन, फॉर देयर इंश्योरेंस, अप्रोप्रिएट मेजर्स नीड टू बी इन प्लेस, ताकि जो फ्यूचर को लेके टेंशन है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो सके। और सीधी सी बात है, अगर ये सब चीजें हम लोग करने में फेल हो जाते हैं तो आज की अपॉर्चुनिटी कल का क्राइसिस। ठीक है, विच इज डेमोग्राफिक डिविडेंड टू डेमोग्राफिक डेट। ठीक है, all right, so that being said, we are done with this particular discussion, and all the very best for your exams. And I'll see you super soon, because economics honors also have their exams on 28th of May. So, all right, thank you so much. Take care.